Hello students, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं रीट का महा रिवीजन महा मैराथन सीरीज हमारी चल रही है, जिसके अंदर हमने अभी तक 2021 और जो हमारा 2018 है इसके पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं PYQ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। अब ये जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने की है, आपको भी ये सीरीज काफी अच्छी लगी है। आज हम डिस्कस करेंगे 2015 का रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 91 से स्टार्ट होता है कि जैसे आपको पता है तो खंड 4 यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, गणित एंड विज्ञान। हम मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गणित की प्रकृति कैसी है। गणित की प्रकृति के बारे में पूछा है। पहला है यह तार्किक है। पहला ही सही लग रहा है मुझे तो। यह कठिन है, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब ओनली पहला आपका ठीक हो गया। यह अलंकारिक है, यह उस विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो देखो ऐसी बातें मत करो, हर कोई मैथ्स को कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है, आप सबको पता है, तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। जब हम अभ्यास करते हैं गणित को बार बार, 2021 में भी ऐसा प्रश्न आया था, वहां पे उसमें कौशल करके एक ऑप्शन था जो हमने ठीक किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो देखो अभ्यास शिक्षण पे फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न में से सहयोग करता है। अधिगम के स्थानांतरण में वृद्धि करने में, बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा। अभ्यास शिक्षण से अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि तो होती है। समस्या के हल की समझ बढ़ती है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कह रहा है सैद्धांतिक मान का उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है, ये भी सही है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप उसको अप्लाई कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है, उतना ही विकसित होगा आपका ये कॉन्सेप्ट। फोर्थ में कह रहा है किसी समस्या के शीघ्र हल करने की, तो बिल्कुल सही बात है। जितनी प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी हल हो जाएगी वो तो। ये तो चारों ही सही है। ऑप्शन है नहीं इसमें कोई, देखो स्टार लगा हुआ है ना, तो इसमें बोनस मिला है। ठीक है, इसमें बोनस मिला है तो इसको छोड़ते हैं, चारों ही ठीक थे। इसमें उपयुक्त सभी होता तो हम कर देते कोई, बट ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्रियात्मक गणित का क्या महत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्रियात्मक गणित। क्रियात्मक गणित में हमने पढ़ा था इसके महत्व क्या होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव भी इसका महत्व है, स्वयं करके भी इसमें सीखता है, और अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, ये सभी हमने गुण पढ़े थे किसके, क्रियात्मक गणित के। किसके पढ़े थे, क्रियात्मक गणित के। तो प्रत्यक्ष अनुभव बिल्कुल सही है, स्वयं करके सीखना बिल्कुल सही है, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग इसमें से क्या है, संकेत है, बिल्कुल सही है, संकेतात्मक होती है गणित की भाषा। संख्या और संख्या चर होते हैं इसमें, कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, बिल्कुल सही है। सूत्र भी होते हैं, यानी इसका भी उपयुक्त सही है। बिल्कुल ही आसान, जिसको अपने कहते हैं 2015 के अंदर आपके 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के जो आते हैं वो इजी आए हुए हैं, है ना। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। गणित विषय का आपने पढ़ा है कि जो गणित है बेसिकली, मैथ्स जो है वो क्या माना जाता है, विज्ञान का जनक माना जाता है इसको। मैथ्स को हम क्या कहते हैं, गणित जो है वो आपका विज्ञान का जनक है। क्या है, विज्ञान का जनक। तो यहाँ पूछा है किस विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो विज्ञान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समुदाय, सिद्धांत एवं तर्क इसमें होते हैं, सिद्धांत एवं तर्क होते हैं गणित में। समुदाय में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, सामुदायिक गणित का महत्व भी हमने पढ़ा है। बट यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, किस विषय में सबसे अधिक महत्व है, तो विज्ञान विषय में सबसे अधिक महत्व होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 96, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि मैंने आपको बताई थी जब हमने टीचिंग लर्निंग मेथड किए थे, शिक्षण विधियां हमने पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल जो मेथड होता है, विश्लेषण विधि जो होती है, विश्लेषण विधि को ही हम यूज करते हैं किसमें, अंक गणित में, यानी अर्थमेटिक टीचिंग करने में। क्योंकि विश्लेषण में क्या होता है, एक चीज को कई भागों में तोड़कर सोल्व किया जाता है। एक जो प्रश्न है उसके कई हिस्से हम कर लेते हैं और फिर उसमें हम कोई ना कोई क्रोनोलॉजी लगा के उसको हल करते हैं। तो बेसिकली हम उसका एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया था, इस बार भी देख लेना, 100% आपको विश्लेषण विधि,
एक संश्लेषण विधि, एक आपकी आगमन विधि, एक निगमन विधि। इन चारों के सूत्र, विधियां, इनकी सीमाएं, इनके फायदे, ये रट लेना। 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, इन्हीं 4 में से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था। प्रोजेक्ट मेथड में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी। प्रोजेक्ट मेथड में इसका जन्मदाता अगर पूछ ले तो जन्मदाता कौन होता है? इसका किलपैट्रिक होता है। कौन है इसका जन्मदाता? किलपैट्रिक। एक आपको मैंने बताई थी अनुसंधान। अनुसंधान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान, या इसको हम बोल देते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। क्या बोल देते हैं इसको हम? ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि जो है, इसके हमारे जन्मदाता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे जो है यहाँ पे क्या है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसके जनक हो जाएंगे। प्रोजेक्ट जो है, परियोजना विधि जिसको अपने कहते हैं, उसका किलपैट्रिक हो गया। विश्लेषण विधि का यूज करते हैं अंक गणित में। अच्छा, विश्लेषण विधि की और भी तो चीजें सर आपने बताई थी। बिल्कुल बताई थी। विश्लेषण विधि के अंदर जो सूत्र आपसे पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? वो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं किसमें? विश्लेषण विधि में। और भी होता है सर, क्या होता है? निष्कर्ष से अनुमान की ओर चलते हैं। किसमें? किसमें चलते हैं? विश्लेषण विधि में। और भी था एक, क्या था? प्रमाण से प्रत्यक्ष। प्रमाण से प्रत्यक्ष अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या होता है? विश्लेषण होता है। संश्लेषण में हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात, अनुमान से निष्कर्ष और प्रत्यक्ष से प्रमाण। इसी प्रकार से आगमन और निगमन भी आगे आएगा, तब मैं उसको भी समझाऊंगा, तो इसको अच्छे से आप कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में, जब क्लास में कोई टीचर टीचिंग कर रहा है तो वो किस पर्पस को, क्या उसका एम रहता है जिसको वो अकम्प्लिश करता है, वो हमें बताना है। क्या उसमें ज्ञानात्मक होता है, कॉग्निटिव होता है? बिल्कुल सही है। क्या उसमें भावात्मक भी होता है उद्देश्य की प्राप्ति? बिल्कुल सही है। मनोचालक? बिल्कुल सही है। तो बेसिकली आपको ये तीनों ही चाहिए होते हैं, उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको पता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक जो है यहाँ पे, वो तीनों ही उद्देश्य हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है ना? तो तीनों ही इसके करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी हमारा ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन इससे भी प्रश्न आता है 100%। आपको पता है निदानात्मक परीक्षण से भी प्रश्न आता है। क्या पूछ रहा है इसमें? निदानात्मक परीक्षण का कह रहा है महत्व। तो आपको मैंने बताया था, एक होता है निदानात्मक परीक्षण, एक होता है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको बोलते हैं। फिर होता है उपचारात्मक परीक्षण। हर साल क्वेश्चन फिक्स है, इस कॉन्सेप्ट से आता है, और बहुत ही लड्डू सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये लड्डू सा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, बिल्कुल ही लड्डू कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, हमें कहता है कि सबसे पहले आप निदानात्मक परीक्षण करते हो, फिर उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण करते हो। निदानात्मक परीक्षण में बालक की जहां जहां उसको कठिनाई हो रही है वो पता लगाते हैं, और फिर उसको दूर करने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उपचारात्मक परीक्षण को अप्लाई किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व है? शिक्षण में है, तो बिल्कुल सही है, शिक्षण में महत्व तो है इसका। क्या उसमें परामर्श और निर्देशन होता है? बिल्कुल सही है, परामर्श और निर्देशन होता है। क्या उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में इसका यूज होता है? बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि उपचारात्मक की व्यवस्था करने से पहले हमें निदानात्मक करना होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले अप्लाई किया जाता है ना, ट्रीटमेंट उसका बाद में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है? एक दार्शनिक की होती है। बिल्कुल सही बात है। आप जो है, दार्शनिक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बातें फेंकना ऐसे लंबी लंबी, ठीक है ना। दार्शनिक का मतलब ये है कि आपकी प्रवृत्ति दार्शनिक होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी थिंकिंग है, थिंकिंग जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वाइड होनी चाहिए, अमूर्त जिसको हम बोल देते हैं, उस तरीके की जब आपकी फिलोसफी रहती है, थिंकिंग आपकी जब रहती है, वो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ऐसा हमने आगमन विधि में भी पढ़ा था कि जब हम इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं तो हमारी थिंकिंग जो है बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है ना। सूत्र से हम क्या करते हैं, उदाहरण से जो है हम सूत्र की ओर चलते हैं उसमें। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण से नियम की ओर हम उसमें जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाते हैं। किसमें? जब हम आगमन की बात करते हैं। तो दार्शनिक होनी चाहिए, मित्र होना चाहिए। बिल्कुल, अब गणित का जरूरी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो तो आपको स्टूडेंट के साथ एक अच्छा बॉन्ड मेंटेन करना होता है, आपको पता है ये चीजें। परामर्शक होना चाहिए, बिल्कुल आप एक एडवाइजर की भूमिका वहां अदा करते हो, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या व्याख्यान विधि होती है? बिल्कुल नहीं। व्याख्यान को तो सबसे लोअर जो दर्जा है वो दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। उसमें क्या है, बच्चा जो है वो निष्क्रिय होता है, टीचर एक्टिव होता है। तो व्याख्यान विधि किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छी नहीं मान सकते, स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन विधि कुछ कुछ हद तक ठीक है। आगे देखते हैं। आगमन विधि, आगमन निगमन विधि सबसे बेस्ट। एनालिटिकल और डिडक्शन मेथड सबसे दी बेस्ट विधि है। तो आगमन निगमन विधि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। रट लेना इसको, रट लेना इसको। क्या कहना चाह रहा है ये? सबसे पहले आगमन विधि और निगमन विधि को अच्छे से समझना है। आगमन विधि के आपको सूत्र 5 बताए थे मैंने। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म या जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये आपके 5 या 6 सूत्र जो हैं आपको याद रखने हैं। निगमन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एक भी आपने याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, प्रमाण से प्रत्यक्ष, अज्ञात से ज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम चलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, अब हमारी जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट हो रही है। 20 क्वेश्चन हम यहाँ मैथमेटिक्स के करेंगे, है ना। अभी तक जो 10 थे वो टीचिंग मेथड के थे, बेसिकली सीक्वेंस में। यदि ये जो है वो इसके इक्वल है, घात का क्वेश्चन है, पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। पावर एंड एक्सपोनेंट का एक लेक्चर आपको बढ़िया वन शॉट में प्रोवाइड कर चुका हूं, और मैंने आपको बोला था 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा और एक ये दिख रहा। वर्ग एंड वर्गमूल का भी इसको मान सकते हो, पर है इसमें बेसिकली पावर का ही खेल सारा, है ना। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? बेस हमेशा आपको सेम करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। जब हमें ये घात ज्ञात करनी होती है, बेस को हमें क्या करना है, इसमें सेम करना है। बेस को क्या करना है, हमें सेम करना है। चलो भाई फटाफट कर देते हैं। 3 का रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब सर 1/2 होता है। घात इसकी 5 है। 9 को सर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 की घात n यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा यहाँ स्पेस हम बना लेते हैं। चलो, आगे क्या है, फिर आगे 3 है, फिर आगे √3 है। तो √3 का मतलब भी सर 1/2 होता है। बिल्कुल। 3 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 5 का 1/2 से गुना करेंगे सर 5/2 हो जाएगा। ये आपका 3 की घात n यहाँ बचा हुआ है। ये 3 आ जाएगा सर नीचे, ये 3 भी आ जाएगा सर नीचे। कोई दिक्कत सर नहीं है। जब आधार सेम होता है, घात ऊपर जाके सर माइनस हो जाती है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो 5/2 में से 1/2 माइनस कर दो, और इस 4 में से ये वाली घात 1 माइनस कर दो। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही। मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, इतना डिटेल में हालांकि बताने की जरूरत है नहीं। 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, 2/2, फिर 2 आ गया। यहाँ 3 की घात 3 रह गई, यहाँ रह गया n। घातें जुड़ जाती है, आपको पता है गुना जब होता है तो n का मान यहाँ 5 आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसके गुणनखंड करो। तो गुणनखंड बहुत ही प्यारे तरीके से आपको मैंने सिखाया था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, इसमें और इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, एक्स वाई में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं इसमें और इसमें कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। तो 2x माइनस में 8xy को मैंने एक साथ लिखा, प्लस में आपका 4y है और माइनस का 1 है। इन दोनों में सर 2x कॉमन है, तो बिल्कुल बेटा 2x कॉमन है। इसमें 2x कॉमन लोगे तो 4y बचेगा। जो यहाँ लिखते हो सर वही आपने बोला था आगे लिख देना। आपने तो +1 लिखा है, इधर -1 है, मतलब बाहर माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 माइनस 4y। बचेगा क्या, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 और यहाँ प्लस है तो ये गलत है। 2x माइनस 1, 1 माइनस 4y, 2x माइनस 1, 1 माइनस 4y। तो किस में मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड में हमें मिल रहा है, तो सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन है। यदि 3x प्लस 7y 75 है, 5x माइनस 5y 25 है, तो x प्लस y का मान बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था करना कैसे है। जब कभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आती है, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। ये आपका है 25। हम इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। हम मान लो हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x का विलोप करना है। यहाँ विलोपन विधि हम लगा रहे हैं, विलोपन, और x का विलोप हम यहाँ पे करेंगे। तो x का विलोप करने के लिए x को सेम बनाना पड़ेगा। x को सेम बनाने का मतलब है इसको गुना करेंगे 5 से, मतलब नीचे वाले से। ऊपर 3 है तो नीचे 3 से गुना करेंगे। ये ट्रिक आपको मैंने बताई थी। जो ऊपर यहाँ गुणांक है x का, उसको नीचे गुना कर दो, नीचे जो गुणांक है उसको ऊपर गुना कर दो, है ना। चलो, 5 का गुना किया 3 से 15x, 5 का गुना किया 7 से 35,
बराबर में 55 का गुना किया 5 से, ये हो जाएगा आपका 25 2 यानी कि 200 375। क्या हो जाएगा? 375। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई दिक्कत? गलत, हाँ 275 होगा ना, गलत लिख दिया। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 5 का 5 से किया 25, 2 अपना कैरी हो गया, 25 और 2 27। हाँ ठीक है। अगला है हमारा इसको 3 से गुना करना, तो ये भी 15 हो गया। यही तो सेम बनाना था हमें, सेम ही तो बनाना था। 25 का 3 से गुना किया, कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया चल रहा है। इसको कर दो माइनस, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो माइनस, ये हो गया कैंसिल। इसको कर दिया ऐड, ये आ गया आपका 50, इसको कर दो माइनस, आ गया 200। वाई का जो मान है वो आ गया 4। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ 6 दिया हुआ है, क्या बात, 4 आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने गलत नोट कर दिया। ओके 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 ओके, मैंने गलत नोट कर दिया। यहाँ 55 नहीं है, यहाँ 75 है ना। यहाँ 75 है, इसीलिए वो गड़बड़ कर दी मैंने। 75 को जब 5 से गुना करेंगे 375 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 375 है ना। ठीक है ठीक है, तो 300 बच गया, वाई आ गया 6। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है भाई थोड़ा बहुत। आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में। देखो कितनी सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे। y 6 आ गया, तो हमें तो x चाहिए था, तो यहाँ पुट कर दो। 5x माइनस 5 इंटू वाई की जगह रख दिया 6, बराबर में आ गया 25, ये हो गया माइनस का 30, इधर आके हो गया प्लस, तो ये आ गया 55। तो x का जो मान है हमारे पास वो आ गया 11। क्वेश्चन में पूछा है x प्लस वाई बताओ, तो 11 प्लस 6 17 होता है, ये हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है सर, बढ़िया है। चलो आगे क्या पूछ रहा है? 25 का स्क्वायर दे रखा है, 22 का स्क्वायर दे रखा है, 25 और 22 होता है 47। इतने बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए, इतना इजी। फिर ये घात का क्वेश्चन आ गया, वर्गमूल घनमूल भी मान सकते हो, बट इजी क्वेश्चन है। क्या है इसमें? क्या है, पहले रूट आपको दे रखा है, पहले आपको रूट दे रखा है, फिर उसकी क्यूब रूट दे रखा है, घनमूल दे रखा है, पहले वर्गमूल है। तो वर्गमूल के लिए आपको पता है घात होती है 1/2, तो 2 पेयर बनाने हैं, 2 टुकड़े बनाने हैं, तो 6 अक्षर है यहाँ पे। 729 किसका स्क्वायर है? 729 किसका स्क्वायर है सर? 27 का स्क्वायर होता है 729। एक बार डेसिमल को भूल जाओ, या डेसिमल के साथ ही समझा दूं? चलो डेसिमल के साथ ही समझा देते हैं, देखो ध्यान से। ये है 729, 729 सर 27 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ अंक कितने हैं? 6 है। हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 3 3 के 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो 3 अंक यहाँ लिख दिए, स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएंगे। और इस पूरे की घात क्या है? 1/3 है, ठीक है। अब ये है 3, यहाँ पे है घनमूल। 2 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है सर। 3 अंक है, मतलब 0.2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का हम क्यूब करेंगे तो 3 अक्षर आ जाएंगे ना। ये सब चीजें आपको मैंने सिखा दी थी ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे हम आगे? अब 27 है, यहाँ पे है क्या? स्क्वायर, और एक रूट था ऊपर, एक रूट था, रूट से स्क्वायर हटा दिया, क्या बच गया? 0.027। पावर क्या रहेगी? 1/3 प्लस में, ये हमारा 2 है। अच्छा मैंने क्यूब नहीं लगाया ना, मैंने क्यूब नहीं लगाया, यहाँ पे क्यूब लगा लो। 2 का क्यूब करेंगे तभी तो 8 आएगा, और फिर 1/3 है वो 2 से काट दो, तो ये आ गया 0.2। अब 27 जो है उसका घनमूल करना है, तो 27 का घनमूल करना है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है सर। 1 2 3, 3 अंक है, मतलब 0.3 लगा देंगे का क्यूब, और पूरी इसकी घात क्या है? 1/3। तो 0.3 में ऐड हो जाएगा 0.2, यानी कि 0.5 हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है। चलो भाई, लॉस प्रॉफिट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे आ जाते हैं, जिससे आपको डर लगता है, बट है कुछ नहीं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है साधारण ब्याज, एसआई और सीआई का क्वेश्चन, इतना शानदार लेक्चर तुम्हें दिया है, कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। वहां मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने वर्ष में 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, या दर पूछी है, या यहाँ समय पूछ लिया जाता है, दर देके कि इस दर से इतने गुना कितने समय में होगा। हमसे रेट पूछा है, ट्रिक मैंने बताई थी n-1/t। टी पूछे तो टी यहाँ कर देना, आर यहाँ कर देना। रेट पूछी है, गुना में 100 कर देंगे, क्या कर देंगे? गुना में 100 कर देंगे। एन क्या है? जितने गुना करना है, कितने गुना करना है? 2 गुना, 2 गुना करना है। टी का मतलब होता है टाइम, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। गुना किससे करेंगे? 100 से। 2 माइनस 1 1, 1 गुना में 100, 100/8 होता है 12.5। तो 12.5% हमारा उत्तर आ गया। जिनको ये ट्रिक नहीं पता वो मेरा लेक्चर जाके जरूर देखना, SICI वाला, बहुत ही शानदार उसमें ट्रिक्स आपको बताई है जल्दी करने के लिए ऐसे क्वेश्चन। यदि a प्लस बी का रेशो, b प्लस सी का रेशो, c प्लस a का रेशो 6 7 8 है, तो a b c 14 है, तो c का मान बताओ। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कैसे करेंगे मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, तो मेरे पास डबल ए हो जाएंगे, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ जाएगा, आ जाएगा। और इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 7 13, 13 और 8 हो जाएगा, कितना हमारे पास? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21।
तो कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या आ गया, 21/2 आ गया। लेकिन सर जब कभी रेशो होता है, तो गुना में हमें k लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लगा दो k, रेशो हटाते हैं तो k आता है ना। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 14 बराबर में क्या है 21/2 गुना में के। बिल्कुल सर, 7 से गुना करो, 2 3 काट दिया, 2 गुना 2 4, 4/3 जो है हमारा यहाँ पे के का मान आ गया। लेकिन हमसे तो सर क्या पूछा था, हमसे तो सी पूछा था, हमसे तो क्या पूछा था, सी पूछा था। तो सी पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी जो है वो 6 के बराबर है, यानी 6 के इक्वल है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यहाँ से मेरा 6 के है और के मेरा 4/3 है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 4 8, ए प्लस बी आपका 8 आ गया। ए प्लस बी अगर 8 है, ए प्लस बी अगर 8 है तो सी का मान क्या होगा बताओ। क्वेश्चन में दे रखा था ए प्लस बी प्लस सी 14 है, ए प्लस बी आपका 8 आ गया, तो सी कितना आएगा, 6 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, सी का मान आ गया 6। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगले प्रश्न में हमें कह रहा है कि नीना और मीना दोनों सहेलियां हैं, उन्होंने क्या किया, क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। तो मीना का भाग क्या होगा, मीना ने पैसे दिए हैं ज्यादा, यहाँ है नीना और यहाँ है मीना, ठीक है। नीना ने कितने रुपए दिए, 30,000 रुपए दिए, मीना ने कितने रुपए दिए, 45,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इतना है, रेशो में अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, रेशो में 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी कि 2:3 जो है ये इनका इन्वेस्टमेंट है। ये इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि जो कंपनी है उसके अंदर 2 जो हिस्सा है वो है नीना का, 3 हिस्सा किसका है, मीना का है, ठीक है ना। 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा इसका है, 3 हिस्सा इसका है। तो प्रॉफिट भी ऐसे डिवाइड करना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए। 2 साल से कोई मतलब हमें नहीं है, प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख कितना है, 5 का है। मीना का पूछा है, किसका पूछा है, मीना का। मीना का हिस्सा कितना है, 3 है। तो इसको सोल्व कर लो, 30,000 का गुना किया 3 से, यानी कि 90,000 जो है वो प्रॉफिट आ गया किसका, मीना का। मीना का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 90,000 आ गया। तो 90,000 इसमें से है नहीं ऑप्शन, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बच्चों को यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो फिर से सारी कैलकुलेशन दोबारा करके देखेंगे कि शायद इसी में से कोई होगा ऑप्शन, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंट आपको रहना है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ऑप्शन आ गया वही करेक्ट है। अगला देखो क्या है, अगले में कह रहा है आधे परसेंट को दशमलव भिन्न में क्या लिखेंगे बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 2 को 1 से काटेंगे 0.5 आएगा, 0.5 में 100, 2 जीरो और लगा दो, तो 0.005, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। वर्तमान आयु बताओ। मान लो राजीव की वर्तमान आयु x है, क्या है x, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, x माइनस 5। 9 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, x प्लस 9 होगी, क्योंकि बाद में पूछा है, यहाँ पूर्व पूछा है। और जब उनका गुणनफल करते हैं तो कितना आता है सर, 15 आता है। तो कह रहा है x बताओ। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो इसको सोल्व करने का, एक मेथड तो ये है कि आप इसको हल करो पूरा, आप इन दोनों को गुना करो, एक द्विघात की समीकरण बनेगी जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, हम x निकालेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ऑप्शन देखो पहला है 6, तो यहां अगर 6 पुट करोगे, 6 माइनस 5, 6 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 1 गुना 15 15। तो इसका मतलब वर्तमान आयु जो 6 है वो सही है, ऑप्शन ए डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सोल्व करना है तो अलग बात है। दिए गए चित्र में ए और बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी आपतित होती है। ए और बी का रेशो 2:1 है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, इसका रेशो 2 है, इसका 1 है। ये पूरा एंगल कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। ये पूरा कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा है, ये बिल्कुल है, सरल रेखा का कोण 180 होता है। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये आ गया 60 डिग्री। 60 जो मान है वो 1 का हो गया, 1 का मान 60 हो गया, तो 2 का मान क्या होगा, 120 होगा। ए का मान पूछा है, ए 2 के बराबर है, यानी 120। तो सी जो है हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये पेपर हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा, ज्यादा इसमें क्योंकि है नहीं, क्वेश्चन इजी है, बट क्वेश्चन अच्छे डाले हुए हैं। देखो ए बी सी में रेशो दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है, मतलब एंगल ए का 3 गुना,
किसके बराबर है? एंगल बी के 4 गुना के और सी के 6 गुना के। तो कह रहा है ए बताओ। एक बात हम सबको पता है कि तीनों एंगल का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसका रेशो पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, तो कुछ बच्चे बोल देंगे 3 4 6, जो कि गलत है। आपको इसको ठीक करना है, ये ठीक नहीं है। 12 से भाग दे दो, 3 4 और 6 का एलसीएम है 12, 12 से भाग दे दो, ये हो गया a बटे 4, b बटा में 3, सी बटा में 2। तो जो ए बी सी का रेशो है वो 4:3:2 आएगा। इस चीज को सीख लेना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हमसे ए पूछा है, इन सबका योग कितना है? 7 और 2 9, योग कितना आ गया? 9। कुल एंगल कितना है? 180 डिग्री। 9 को भाग दिया कितना आ गया? 20। ये 20 हमारा एक का मान है, हमें किसका पूछा है? ए का। ए जो है 4 के बराबर है, तो 4 गुना 20 करेंगे, कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री आ गया। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना? तो ये ट्रिक्स आपको सीखनी होंगी, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है इसमें। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ACB अगर 40 है, ACB अगर 40 है तो AOB क्या होगा? एक आपने इसके अंदर क्लास 9th के अंदर एक ये आपके पास परिभाषा होती है, परिभाषा नहीं कहेंगे, एक बेसिकली थ्योरम आती है, डेफिनेशन बोल सकते हो आप। क्या है? जब आप वृत्त पढ़ते हो वहां पे तो हमने पढ़ा था कि वृत्त की जो परिधि है उस पर बना हुआ कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसका मतलब अगर कोई सर्कल हमें दे रखा है, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा ना वो 2 गुना होगा किसका? इस परिधि पर कहीं भी कोण बना दो उसका 2 गुना होगा। तो ये 40 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। सीधा सीधा ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो सर ऐसा क्या कोई और भी परिमेय होती है क्या? क्या कोई ऐसी और भी थ्योरम्स होती है क्या? बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसी थ्योरम्स और होती है, मैं आपको बताता हूं। चलो सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है? हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर क्या करो, एक कोड बना लो जिसको अपने जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। एक मैंने कोड बना ली। क्या बना ली? कोड। ये आपका सेंटर है, केंद्र है। तो क्या करना है, अगर एक ही तरफ अगर कोई भी दो कोण बनाओगे इस भाग में, तो ये दोनों भी हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों भी हमेशा बराबर होते हैं। ये बेसिकली ऊपर और नीचे क्या बन गए? दो कोड से ऊपर और नीचे क्या बनता है? ये आपका बनता है मेजर सेगमेंट। सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम? अंतखंड बोलते हैं क्या? अंतखंड होता है क्या? त्रिज्याखंड होता है, वृत्तखंड, सॉरी वृत्तखंड होता है। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। और ये आपका क्या है? ये आपका लघु वृत्तखंड है, माइनर, जिसको अपने कहते हैं लघु वृत्तखंड है आपका। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। क्या होता है? एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक और देखना, अगर आपको व्यास पता है, डायमीटर पता है, तो अर्धवृत्त के अंदर कोई भी कोण बनता है तो वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक और शानदार चीज आपको बताता हूं, अगर मान लो ये रेखा इसको टच करती है, ये रेखा इसको टच करती है, तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट इसको हम बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा हमें दे रखी है, टेंजेंट हमें दे रखी है, और ये आपका क्या है? एक सेंटर है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक कोड बना ली, जीवा बना ली। तो जीवा के साथ, ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार बता रहा हूँ, जीवा के साथ स्पर्श रेखा का अगर कोण x है, जीवा के साथ अगर स्पर्श रेखा का कोण x है, तो इस जीवा से कहीं भी कोण बनाओगे तो वो भी x होगा। वो भी क्या होगा? x होगा। ध्यान रख लेना, इनमें से कोई भी आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाकी हो जाएंगे पजल, और जिसने ये वीडियो देखी है उसका हो जाएगा ठीक। ठीक है? तो तुम्हें ठीक करके आना है, तो बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर अपनी नई परिधि से पूर्व परिधि का कितने गुना हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी। परिधि क्या होती है? सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। पहले कितना था? 2 पाई आर। फिर वो कह रहा है कि जो त्रिज्या है ना उसको 3 गुना कर दिया। त्रिज्या पहले आर थी, अब 3 आर हो गई, तो ये क्या हो गया? 3 आ जाएगा बाहर, 2 पाई आर। तो पहले जो परिधि थी उसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बेसिकली परिधि का क्वेश्चन जब कभी आया ना तो जितने गुना करते हैं उतने गुना हो जाएगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल में मैंने बोला था स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। परिधि में मैंने आपको बताया था परिमाप या परिधि का कुछ क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नहीं करना, सेम ही रखना है। वृत्त में आयतन होता नहीं है, लेकिन जिन शेप में आयतन होता है वहां हम क्यूब कर देते हैं ना। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी,
2018 की वीडियो में भी हमने किया था। तो 3 गुना कर दिया हमने इसको त्रिज्या को, तो नई परिधि जो है वो भी 3 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन भी कर दिया, ट्रिक भी बता दी, दोनों ही चीजें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो, बस ज्यादा नहीं है। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, तो अधिकतम किस लंबाई का बॉक्स इसमें रखा जा सकता है? क्या पूछना चाह रहा है ये? बॉक्स नहीं, सॉरी, बांस रखा जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, घनाभ हमें दे रखा है। एक घनाभ हमें दे रखा है इस तरीके से, ये घनाभ हमें दे रखा है। इस घनाभ के जो लंबाई है वो है 12 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 9 मीटर, ऊंचाई जो है वो है 8 मीटर। इस बॉक्स के अंदर अधिकतम लंबाई का बांस रखना है। तो अधिकतम तो सबको 12 दिख रहा है और बच्चे इसमें 12 टिक कर देंगे, लेकिन 12 ऑप्शन ही नहीं है। अधिकतम लंबाई कब होगी? जब आप इस कोण को इस कोने से मिलाओगे तो आपकी जो लंबाई है वो अधिकतम होगी, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। चाहे तो ऐसे मिला लो, या इस कोने को इस वाले कोने से मिला लो तो भी आपको अधिकतम मिलेगा। इस कोने को इससे मिलाओगे तो भी अधिकतम मिलेगा। इस कोने को इससे मिलाओगे तो भी अधिकतम मिलेगा। इन चारों में ही अधिकतम मिलेगा। तो अधिकतम लंबाई का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अगर हम बात करें घन की बात करें, तो घन के अंदर अगर प्रश्न आ जाए कि घन के अंदर अधिकतम लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ हो जाता है √3a, क्योंकि यहाँ पे सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो √3a, और यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो √L कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। B कितना है? 9, 9 का स्क्वायर। H कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता है 144, 81, 64। सबको जोड़ेंगे, ये हो गया 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, फिर बंटन वाले जो प्रश्न आते हैं उस पे बेसिस से एक सारणी हमें दे रखी है। सारणी हमें दे रखी है, उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है लाख में, ये लाखों में संख्या है। पास और फेल होने वालों का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है हमसे? पास और फेल होने वालों का अनुपात। तो कैसे निकालते हैं? पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि किसी ए नगर के अंदर 1.25, यानी कि 1,25,000 लोग हैं। इसके अंदर उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 1,25,000। उसमें से 7 जो है वो पास हुए हैं और 3 जो है वो फेल हुए हैं। तो रेशो के अंदर ये दे रखा है, कुल हम इसमें 10 मान लेते हैं, है ना। तो ये चीज अभी हम करेंगे, तब दोबारा समझाऊंगा। बाकी आपको पता ही है रेशो कैसे सोल्व होता है। नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? तो पहले तो बताओ, नगर ई में बंदे कितने हैं टोटल? 1,85,000। कितने लोग हैं? उम्मीदवार कितने हैं? 1,85,000, क्योंकि 1.585 को 1 लाख से गुना करेंगे ना, लाखों में संख्या दे रखी है। तो इतने लाख लोग हैं। रेशो क्या है? 3:2 है। तो इसको जोड़ लो, कितना आ गया? 5। तो 5 से भाग देंगे, 1 का निकल जाएगा। हमें किसका चाहिए? पास होने वाले चाहिए। तो इसमें पास होने वाले कौन है? 3 है। 3 है पास होने वाले, बस। इसको हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। काट दो इसको, 5 तिया 15, फिर आपका आ गया 3 कैरी 7,000। तो 37,000 का जब 3 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 111, 1 2 3, 1,11,000। 1,11,000 लोग जो है इसमें पास हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगले में कह रहा है कि परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? अब ये क्वेश्चन लेंदी बन गया। कैसे लेंदी बन गया? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नगर ए में फेल होने वालों की संख्या निकालोगे। फेल पूछा है ना, सबसे ज्यादा फेल किस में हुए हैं? तो ए के अंदर पहले निकालोगे, तो ए में कितने लोग हैं? 1,25,000 लोग हैं। उसमें से कुल कितने हैं? कुल सर 10 हैं। और गुना किससे करेंगे? फेल होने वालों से, यानी कि 3 से। 0 से 0 काट दो, 125 का करेंगे 3 से गुना, 375। तो 37,500 लोग जो है वो फेल हुए हैं, किसमें? ए नगर में। तो 37,500 आपका हो गया। इसी प्रकार से बी निकालेंगे, तो 3,14,000 को 8 से भाग दिया। 8 से भाग क्यों दिया? क्योंकि 8 से भाग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे देखो 5 और 3 8 होता है, और 3 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे 3 से गुना? 3 से गुना इसलिए करेंगे, यहाँ, अच्छा यहाँ हमने यूज कर रखा है इसको। 3 से गुना इसलिए करेंगे, 3.14 को 8 से भाग देके 3 से गुना करेंगे, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो बी नगर में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सी में निकालोगे, डी में निकालोगे, ई में और एफ में। तो इसमें पूछा है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? डी में आ रहा है सबसे ज्यादा। तो ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप कर लेना, ये ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं कराने जैसा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है? आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है? क्या वो असतत होता है? बिल्कुल नहीं होता। आयत चित्र बेसिकली आपका ये वाला होता है ना, जिसमें गैप नहीं होता, इसको बोलते हैं आयत चित्र। तो सतत होता है और वर्गीकृत होता है। क्या होता है? सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है कि 0 से 10, 10 से 20,
फिर 20 से 30, 30 से 40, ऐसे आपका चलता है, ऐसे आपका चलता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। तो सतत भी होता है, वर्गीकृत भी होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। पढ़ सकते हो व्याख्या में, आयत चित्र एक प्रकार का दंड आरेख होता है जहां वर्ग अंतरालों को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक दंड या अंतराल की ऊंचाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। बिल्कुल, जैसे मान लो 0 से 10 तक 2 है तो इसको 2 तक ऊंचा कर दिया, 10 से 20 तक 3 है तो 3 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर यहाँ पे आ गया, मान लो आधा आ गया, 0.5 आ गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया। इस प्रकार से जो बारंबारता है वो हम दर्शाते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं। परंतु दो दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती, ये बिल्कुल पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती है, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये सतत और वर्गीकृत होता है। कौन सा? आयत चित्र। कौन सा होता है? आयत चित्र। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? 119 और 20 का हमें जवाब देना है। दिए गए चित्र में विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। तो देखते हैं क्या ग्राफ है हमारा। हाँ जी, तो ग्राफ देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ही इजी सा ग्राफ है। पहले ग्राफ को रीड करते हैं क्या क्या रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका लड़कियों का जो परसेंटेज है, लड़कियों का परसेंटेज हमें दे रखा है, लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है। किसमें? इन स्कूल्स में। कहने का मतलब अगर पी स्कूल की बात करें तो पी स्कूल में 40% लड़कियां हैं। कितने बच्चे कितने हैं टोटल, वो कैसे पता चलेगा? वो सर यहाँ देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पी स्कूल में 2500 बच्चे हैं जिसमें से 40% लड़कियां हैं। क्यू स्कूल में 3000 बच्चे हैं जिसमें से 50% लड़कियां हैं। इस प्रकार से ये हमें पूरा डेटा दे रखा है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यालय टी में क्या पूछ रहा है हमसे? पहले प्रश्न में कह रहा है कि विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बताइए। तो बेटा विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बता देते हैं। विद्यालय टी कहाँ है? ये रहा। विद्यालय टी में कुल बच्चे कितने हैं? कुल छात्रों की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हैं? 1250 हैं। इसमें से लड़कियों का प्रतिशत कितना है टी में? टी में 40% तो लड़कियां हैं। टी में 40% क्या है? गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज कितने होंगे? 60% होंगे। बॉयज कितने होंगे? 60%। और हमसे लड़कों की ही संख्या पूछी है, तो 1250 का 60% हमें निकालना है। तो हम ये निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी है। 125 का 6 से गुना करेंगे, ये हो गया 600 प्लस 125 यानी कि 750 हो गया। 750 हो गया ना, 150, 600 प्लस 150, 750 हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आखिरी प्रश्न हमारे इस पेपर का, विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? तो पी और क्यू में बच्चे कितने हैं? सबसे पहले देखो पी और क्यू। पी में 2500 बच्चे हैं, क्यू में 3000 बच्चे हैं। पी में 2500, क्यू में 3000। पी में 2500 बच्चे हैं और क्यू में कितने हैं? 3000। तो कह रहा है कुल मिलाकर औसत बताओ विद्यार्थियों का। पी और क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? तो कुल बच्चे कितने हो गए पी और क्यू में? 5500। औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 को जोड़ रहे हैं। 2 से भाग दिया तो ये आ गया 2750। तो 2750 बच्चे होंगे इनका औसत। तो 2750, 2750 तो किसी में नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें ऑप्शन मतलब है नहीं, है ना, काट दिया ये क्वेश्चन, बोनस दे दिया। कोई ऑप्शन इसमें था नहीं जब इसकी आंसर की आई थी, इसका मतलब इसमें बोनस दिया गया है। तो 2750 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि औसत पूछा है। ठीक है, चलो तो हमारा यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको 2021, 2018 और 2015 के पीवाईक्यू करवा दिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है, प्लस 5 आपको मैंने वन शॉट प्रोवाइड किए हैं जो आपको चैप्टर टफ लगते हैं। कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे। और जिन्होंने ये सारे पीवाईक्यूज देख लिए, जिन्होंने ये सारे पीवाईक्यूज देख लिए, आराम से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करोगे। बहुत ही इजी सा पेपर आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2012 और 2011 के पेपर। इतने ही आपके अब तक हुए हैं, इससे ज्यादा पेपर है नहीं। ठीक है।